बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार की। बात करेंगे कर्नाटक में ही प्रियंका गांधी के बीजेपी पर पलटवार की। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी निकाय चुनाव में क्यों प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी और भी कई खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी रण की। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान पीएम ने मुदबिदरी में कांग्रेस की पोल खोलकर सभी के सामने रख दी, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, इस रिपोर्ट में देखें। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। ये चुनाव जितना बीजेपी के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही चुनावी सर्वे कांग्रेस की जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस खुद हार की तरफ बढ़ रही है। हाल ही में कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार कांग्रेस को बैकफुट पर ला रहा है। पीएम इस वक्त कर्नाटक में डेरा डाले बैठे हैं। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो और समर्थन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन रहा है। मंगलवार को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद आज भी कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को आईना दिखाया। मुदबिदरी में पीएम ने कहा, हमारी कोशिश है कि कर्नाटक विकास में नंबर 1 बने। बीजेपी की कोशिश है कि कृषि में कर्नाटक नंबर 1 बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 बने। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस कर्नाटक को दिल्ली में जो उनका शाही परिवार बैठा है, उस परिवार का कर्नाटक नंबर 1 एटीएम बने। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम के रिटायरमेंट को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने नेता के नाम पर वोट मांग रही है। क्या कहा उन्होंने, खुद ही सुनिए। क्या कह रही है जाकर के? वो कहती हैं कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन सबको पलटना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के रण में बीजेपी की जीत के लिए पूरे तरीके से जुट गए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस भी पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस के फैसले खुद बीजेपी को प्रॉफिट दे रहे हैं। 224 विधानसभा सीटों पर जीत किसकी होती है, सरकार किसकी बनती है, ये तो 13 मई को साफ हो पाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस को आईना दिखा दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पूरे तरीके से तिलमिला गई और एक बार फिर से वही पुराना सरकार चोर है वाला राग अलापने लगी। जी हां, प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के इंडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब कोसा और अपने दिल की भड़ास निकाली। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। कर्नाटक चुनाव प्रचार में राज्य की तीनों प्रमुख पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ जहां बजरंग दल पर बैन की बात को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक में बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस इतनी बौखला गई कि हर नया हथियार बीजेपी के खिलाफ यूज कर रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रचार के दौरान ये तक कहा कि भगवा पार्टी लोकतंत्र की चोरी कर रही है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया। आज प्रियंका गांधी कर्नाटक के इंडी में पहुंची और यहां भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया। प्रियंका ने ये तक कह दिया कि ताज्जुब की बात है, पीएम मोदी खुद को सर्वोपरि समझते हैं, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी कर्नाटक को 40% कमीशन वाली सरकार को झेलना पड़ा। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आप खुद सुनिए। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी
यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? प्रियंका गांधी ने कल भी सरकार पर कई वार किए थे। प्रियंका ने एक बार फिर से वही अडानी वाला राग अलापा और बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, देश में तरह तरह के चोर हैं, कोई घरों से चोरी करता है, अब कुछ सरकारें चुराने वाले चोर भी आ गए हैं। ये चोर लोकतंत्र की चोरी भी कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएम योगी को पसंद किया जाता है। हर चुनाव में सीएम योगी खुद प्रचार करते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा ये कहता नजर आता है कि योगी को सत्ता जाने का डर है, इसीलिए सीएम योगी निकाय चुनाव में भी प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच योगी ने बताया कि आखिर वो क्यों निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। सीएम योगी बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है। यही कारण है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां सीएम योगी मजबूती देने के लिए पहुंचते हैं और जीत भी दिलाते हैं। हर जगह सीएम योगी का बोलबाला है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी को खूब पसंद किया जाता है। यूपी में चुनाव हो या किसी और राज्य में, पहली पसंद सीएम योगी हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब लोग सीएम योगी को पसंद करते हैं। इसी वजह से योगी मोदी की जोड़ी लोगों को खूब भाती है। इस वक्त यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव है, क्योंकि निकाय चुनाव को साल 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निकाय चुनाव से बीजेपी जीत की पिच तैयार कर रही है। चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें जीत बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और प्रचार के लिए तेजी से हर जगह जाकर खुद बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। प्रयागराज पहुंचकर माफियाओं को चेतावनी देनी हो या फिर सपा पर निशाना साधना हो, सीएम योगी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहता नजर आता है कि योगी निकाय चुनाव में इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सीएम योगी को डर लगता है कि कहीं जनता बीजेपी को नकार ना दे। लेकिन विपक्ष शायद ये भूल गया है कि हर चुनाव में बीजेपी की जीत की तैयारी के लिए खुद योगी ने कमान संभाली है, ताकि सत्ता में ऐसी वापसी हो सके कि विपक्ष के होश उड़ जाएं। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में खुद इस बात का खुलासा किया कि आखिर क्यों योगी खुद प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, लोगों को लगेगा कि नगर निकाय चुनाव में सीएम योगी खुद प्रचार करने आ रहे हैं। हाँ, मैं प्रचार के लिए आ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली और लखनऊ से जो पैसे भेजे जाएंगे उसका सही इस्तेमाल जनता के हित में हो। 2017 के पहले भी पैसा था, लेकिन गरीबों को मकान नहीं मिलता था, पैसे का बंदरबाट हो जाता था। 70 सालों तक पैसा कहाँ गया? सिर्फ कुछ लोगों की जेब में गया है, अन्यथा हर गरीब के पास शौचालय, आवास होता, नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था हुई होती। इसके बाद सीएम योगी आजमगढ़ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने सपा पर सबसे बड़ा निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव हैं। 4 मई और 11 मई को यूपी में चुनाव के लिए मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे। लगभग 4.32 करोड़ वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जैसे ही ऐलान किया कि अब वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, वैसे ही हर जगह नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई। अजित पवार को लगा कि उन्हें पद मिलेगा, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई जो अजित पवार को मायूस कर सकती है। क्या है वो खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में रोजाना नए ट्विस्ट आ रहे हैं। कभी अजीत पवार पार्टी छोड़ने का इशारा करते हैं तो कभी वो खुद को कहते हैं कि मरते दम तक वो एनसीपी में बने रहेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे का यह खेल पहले भी देखने को मिला है। जब 90 के दशक में राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे में गद्दी को लेकर टकराव होने लगा था। बाला साहेब ने पुत्र मोह में आकर उद्धव ठाकरे को सत्ता सौंप दी, जबकि राज ठाकरे का सपना था कि जनता राज ठाकरे का सत्ता में जबकि राज ठाकरे का मानना था कि जनता राज ठाकरे को सत्ता में बाला साहेब ठाकरे के बाद देखना चाहती है। टकराव हुआ, जिसका असर ये हुआ कि राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बना ली। एक बार फिर से वही सियासी खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इस बार शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजीत पवार के रवैये के चलते पवार ने फैसला लिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस कुर्सी का अगला उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। अजीत पवार के मन में कुर्सी पाने और राज करने का सपना जरूर पनप रहा है। यही कारण है कि पहले वो पद की लालसा में बीजेपी में गए और फिर वापसी कर ली, और अब उनके मन में सीएम बनने की भी लालसा है। ऐसे में जब पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात की तो अजीत पवार के मन में गद्दी की लालसा जागी है। सवाल यही है कि आखिर शरद पवार के बाद एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। खबरें तेज थी कि पवार परिवार से ही कोई अध्यक्ष हो सकता है। ये जिम्मेदारी बेटी सुप्रिया सुले या फिर भतीजे अजीत पवार को दी जा सकती है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि पवार परिवार में से कोई भी इस कुर्सी का हकदार नहीं होगा। मुंबई में एनसीपी के लिए अध्यक्ष चुनने वाली पार्टी के 10 शीर्ष नेताओं की कमेटी इस बात पर फैसला लेगी कि एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन खबर है कि इस बार परिवार से किसी को कमान नहीं दी जाएगी। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से राज्य की सियासत की अच्छी समझ सुप्रिया सुले को है। ऐसे में कयास थे कि सुप्रिया सुले अगली अध्यक्ष होंगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अजित पवार भी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि बागडोर उनके हाथ में हो सकती है। हालांकि उनकी छवि विवादित नेता के तौर पर है, क्योंकि मुनाफा देखकर अजित पवार कहीं भी खिसक जाते हैं। ऐसे में कौन एनसीपी का अध्यक्ष होगा, इस पर चर्चा जारी है। अगर परिवार से बाहर किसी को चुना जाए तो क्या इतना विश्वसनीय चेहरा होगा? क्या वो चेहरा साल 2024 में विपक्षी एकता को मजबूती दे सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरनेम मामले को लेकर सूरत कोर्ट के बाद अब एक और झटका राहुल गांधी को लगा है। इस खबर में देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बदजुबानी के चलते कई बार मुंह की खा चुके हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। और राहुल ही क्यों, पूरी कांग्रेस इस बीमारी का शिकार है। मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द कर दी गई। उनका सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए। झारखंड के रांची में मोदी सरनेम मामले को लेकर प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। मामले को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को ठुकरा दिया है। राहुल ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। यानी अब जब भी सुनवाई होगी, राहुल गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील प्रदीप चंद्रा कोर्ट में पेश हुए थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कोलार में मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। राहुल ने सूरत की जिला कोर्ट में अपील की और सजा पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी को झटका ही मिला। इसके बाद
राहुल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत अभी छुट्टी पर गए हुए हैं और आने के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। कोर्ट में तब तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला सुनाए जाने तक राहुल को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। राहुल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा था। फिलहाल राहुल को कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह से राहुल को सिर्फ और सिर्फ झटके ही लग रहे हैं। यूपी में माफियाओं की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी को अब मौत का डर सता रहा है और इसीलिए मुख्तार ने सुरक्षा की मांग की है। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखें। यूपी के प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को भी अपनी मौत का डर सताने लगा है। गैंगस्टर से सियासत के गलियारों में पैर जमाने वाले पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी ने याचिका दाखिल कर दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजी जेल को कई हिदायतें दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बांदा जेल से तारीख पर पेशी और जेल बदले जाने के दौरान मुख्तार को लोगों से भी दूर रखा जाए। पत्रकारों को भी मुख्तार अंसारी से दूर ही रखा जाए। आफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने का सुझाव दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में अतीक मर्डर केस का जिक्र किया गया और मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील की। सुनवाई जस्टिस डॉक्टर केजे ठाकर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने मामले में 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में ये केस दर्ज किया गया था। शनिवार को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार और अफजाल को सजा सुनाई। अफजाल गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मुख्तार पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।